हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग मॉक टेस्ट 15 का सलूशन देखने वाले हैं और अपना एसएससी के सेट का ये चौथा या पांचवा सलूशन होगा। और जिसमें हम लोग सीखते हैं कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे आते हैं वो सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है। तो कई सारे लोगों ने बोला कि हम लोग इस वाले मॉक टेस्ट का सलूशन भी करवाएं, तो 2-4 सेट हम लोग कर लेंगे जहाँ से कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ठीक ठाक भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन बेकार में भी होते हैं, मतलब जिनका कोई एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं, अब उनको लगा सकते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आ भी सकते हैं, कुछ नहीं भी आ सकते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने से आपका मेंटल लेवल स्ट्रांग हो सकता है। वैसे क्वेश्चन नंबर 1, हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो ये एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है। एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे क्वेश्चनों का आप चाहें तो 10 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। मतलब अटेम्प्ट करने वाले क्वेश्चन है, ईजी वाले क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं इनको, या किसी किसी के लिए मॉडरेट भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके से क्वेश्चन को लगाता है। ये सारी क्लासेस हम लोग कर रहे हैं अपने एसएससी वाले प्रैक्टिस बैच में, जहां आप देख पा रहे होंगे एसएससी 2025 के लिए हम लोग प्रैक्टिस बैच स्टार्ट किए हैं, और जिसमें लगभग 50 अलग अलग सेट करेंगे। ईजी वाला, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाले, कुछ बनाए हुए क्वेश्चन। सेट नंबर 1 और 2 जो मैंने अलग से क्वेश्चन बनाए, कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल वाले हैं, वहाँ से भी आपको एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन उस पैटर्न पे मिल सकते हैं। और चलिए इस क्वेश्चन को देखिए पहले। तो क्या है, 2 ड्रम है जिनमें से प्रत्येक में पेंट पी और क्यू का मिश्रण है। 2 ड्रम है और ड्रम 1 में पी और क्यू का अनुपात दिया है। ड्रम 1 को ड्रम 2 से मिला दिया गया। मिश्रण में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और जिसको 5-3 के अनुपात में मिलाया जाता है, मिलाने का अनुपात दिया है। और साथ में और बोला है कि अंतिम मिश्रण जो पी क्यू का अनुपात है वो, यानी कि जो रिजल्ट जो आया है उसमें 11-9 दिया हुआ है। तो दूसरे वाले ड्रम में क्या अनुपात रहा होगा। तो हम इसको किसी तरीके से भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। देखिए हम चाहें तो इसको, यानी जो फाइनल मिश्रण हमारा है वो 5 और 3 के अनुपात में है। दोनों मिला के कितने होंगे, 8। ये हमारा एक्चुअल दिया हुआ जो फाइनल आता है पी क्यू की वैल्यू, और ये दोनों का मिला के होगा। अब हम बात करते हैं कि जो पी में था वो कितना था। तो पी में जो हिस्सा था वो कितना था। तो आप बोलेंगे जो पी वाला था, जो शुरू में था, ड्रम 1 की बात करें तो इसमें जो हमारे पास देखिए कितना दिया हुआ था, 9 और 16, 16 और 9 का अनुपात है। किसी एक को ले सकते हैं। अगर हम बोले कि अगर इसमें हम क्यू की बात करें तो ये 9 बटा में हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। दोनों मिला के कितने होंगे, 25। 9 बटा 25 की वैल्यू 36% होती है। तो बोलेंगे हाँ ये ठीक है, तो इसकी वैल्यू 36% है। ये एक इजी तरीका मैं बता रहा हूँ। दूसरा इसका क्या है, ये दूसरा वाला ही तो पूछा है कि दूसरा वाला ड्रम है, उसके बारे में आपको बताना है कि दूसरे वाले में इनको मिला के जो रिजल्ट आया था उसके बारे में। तो इसके बारे में आपसे पूछा गया, और ओवरऑल रिजल्ट की वैल्यू आपको दी थी कि यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा वाला है वो 9/20 है। 9/20 का मतलब 5, 9×5 45% ये हमारे पास होता है। ये कितना है, 45% है। अब इसको लगाने के कई तरीके हो सकते हैं। अब कई तरीके का मतलब एग्जाम में किस तरीके से लगाना है। अगर आप इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम वेस्ट कर देंगे अपना, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे एलिगेशन को इजी बनाया जा सकता है, बस तरीका होना चाहिए। तो एक तरीका होगा कि इसको आप x मान लीजिए, इनका सीधा गुणा कर लीजिए। 36 गुणे में 5 है प्लस 3x है, और बराबर में 8 गुणे में 45 है। अब देखिए हमने पूरा गुणा क्यों नहीं किया, क्योंकि कुछ नंबर कॉमन है। 3 से ये 15 बार में कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये 12 बार में। तो 12×5 60 प्लस x बराबर में हमारे पास 120 आ गया। यहाँ से इसमें पता चल गया कि ये 60% है, यानी जो दूसरा वाला हिस्सा वो 60%। और यही पूछा है पहले, q और p का अनुपात, यानी q की वैल्यू जो हमारे पास 60% का मतलब 3/5 है। तो एक 3 होगा तो बचा हुआ टोटल 5 में से कितना होगा, 3 और 2 का अनुपात होगा। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को लगाने का ये हो गया। दूसरा, आप चाहें तो इसको जेएसएम मेथड से यूज करके भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा और इजी बना सकते हैं। अनुपात कितना था हमारे पास, तो आप बोलेंगे 3, और हमारे पास 5 और 3 का अनुपात था कि 5 और 3 का अनुपात था। दूसरा वे जो हमारे पास होगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, 5 और 3 बराबर 8 है। ये वाला दिया था 36 है, ये वाला नहीं पता था। ये वाली वैल्यू 45% था। किसी का भी ले सकते थे, ऐसा नहीं कि हमको 36 और 45 है, अलग वाला डेटा भी ले सकते थे। जैसे इस क्वेश्चन में हम चाहते तो हम इनका डेटा भी ले सकते थे कि 16/25 कर लेते, 64% वाला डेटा लेते तो भी आंसर आता। बस अनुपात को बाद में चेंज करना होता। हम ये देखते हैं कि इससे कितना कम है, तो बोलेंगे 9 कम है, इससे 9 कम है। इसमें कितने लोग हैं, तो 5 लोग हैं, तो 9 × 5 45। अब इस 45 को क्या होता है, जितने लोगों का डेटा निकालना उसे डिवाइड कर लेते हैं। तो ये आ गया हमारे पास -15। अगर ये -15 है तो इसमें जोड़ लेंगे तो वो उसकी वैल्यू आ जाती है 60%। एक तरीका ये भी हो सकता था। अब 60% का मतलब 3/5 है, तो एक 3 होगा और एक 2 होगा। ये अनुपात आ जाएगा जो ड्रम वाले बी की बात हो रही है। तीसरा तरीका, आप एलिगेशन भी लगा सकते थे। तीसरा तरीका एलिगेशन का मतलब क्या हो सकता था, कोई भी अप्रोच लगाई जो सबसे ईजी लगे उसका आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। कि एक में 36% था,
रिजल्ट जो था हमारा 45% था, इसकी वैल्यू हमको नहीं पता थी। इन दोनों को मिलाने के बाद अनुपात कितना था, 5 और 3 का। इनको घटाने पे 9% आ रहा था, ये इससे 3 गुना पे है, तो इसका 3 गुना 15 हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहा होगा, तो बोलेंगे 60%। क्यों? क्योंकि 60-45 का अंतर ही 15 हो सकता है, तो यहाँ से भी 3/5 और 3 और 2 का अनुपात हो सकता है। अगर आप थोड़ा भी समझ गए होंगे तो तीनों तरीके से लगा सकते हैं। इसके अलावा चौथा तरीका भी लगा सकते थे। चौथा तरीका ये हो सकता था क्वेश्चन को लगाने का वे 4 में, कि हम इनको डेटा के साथ लगाएं, जो सबसे गड़बड़ मेथड हो सकता है। कैलकुलेशन करने में आप टाइम वेस्ट कर देंगे। कोई इनमें से एक डेटा लेंगे और फ्रैक्शन में कर लेंगे, कि जैसे मान लीजिए हमने फ्रैक्शन में कर दिया कि एक 16 है तो एक 16/25 ले लिया, इधर वाले को x मान लिया, इधर वाले हमने 11/20 मान लिया, फिर इनको हमने 5 और 3 किया। अब यहाँ पे घटाने में ना आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा चौथे वाले में, मतलब आंसर तो यहाँ भी आ सकता है लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। तो कैलकुलेशन से बेहतर है कि परसेंटेज में अगर बदल जा रहा है तो परसेंटेज में बदल लीजिए। जैसा क्वेश्चन था वो परसेंटेज में बदलने के लिए ही दिया गया था कि नीचे में 25 था, 20 था, कि जो इजी तरीके से परसेंटेज बदल जाए। तो ये तरीका थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये 4 अप्रोच होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है सर्कल का क्वेश्चन है। अब सर्कल में हमारे पास क्या दिया कि 6 और 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के केंद्र एक दूसरे से 17 सेंटीमीटर दूर है, और अनुप्रस्थ यानी कि हमारे पास जो पूछा गया तिर्यक स्पर्श रेखा के बारे में पूछा गया। तो इसमें कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे हम एडवांस में इसमें, कि और क्या क्या पॉसिबल है क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उनको भी साथ में आपको आइडिया लेके रखना। वैसे लगाने का तरीका क्या होगा कि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अगर आपको ये फार्मूला पता हो सीधा सीधा कि अगर हमारे पास ये तिर्यक वाली जो स्पर्श रेखा होती है, अगर इसके बात करते हैं, अगर इसमें R1 और R2 है अगर हमारे पास, तो यहाँ से जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास रूट में d का स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का स्क्वायर हो जाता है। अगर तिर्यक वाले में ये प्लस साइन रहता है, तो हमने देखा कि ये 17 दिया, तो ये माइंड में लग गया हमारे पास 17 का स्क्वायर माइनस में दोनों को जोड़ लेंगे, ये 9 और 6 कितना होगा, 15 का स्क्वायर। तो अब इसमें कुछ नहीं करना था, एक बार इन दोनों को जोड़ देना था, तो ये 32 आ जाता, और एक बार इनको घटा लेंगे 2, यानी कि 8 इसकी वैल्यू आ जाती। अब ये तो इजी था क्वेश्चन, ही लेवल इजी था, एक कॉमन क्वेश्चन है, फार्मूला बेस पे क्वेश्चन है। अगर आपको इसके बारे में पता है तो कर सकते थे। अब इस पे ये सीखना है कि इस क्वेश्चन आया तो इससे और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सारा चीज़ साथ में हम लोग देखते हुए चलेंगे। अब इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है वो देखिएगा। इसमें 3 केसेस सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। एक हमारे पास कि जब दोनों सर्कल टच करते हैं, तो ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अगर मान लीजिए x है, ये R1 है और ये R2 है, इसमें ये x की वैल्यू जो पूछी जाती है वो आती है हमारे पास 2 रूट में R1 और R2। एक तो सबसे इजी वाला। दूसरा केस में आता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होते हैं लेकिन ये दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने का मतलब अगर ये वाला x है, फिर से ये R1 और R2 आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, इनके बीच का डिस्टेंस भी दिया रहता है, ये छोटे बड़े भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमको x की वैल्यू चाहिए तो ये वाली वैल्यू d का स्क्वायर और माइनस में R1 माइनस R2 हो जाता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब डायरेक्ट वाला रहेगा तो माइनस में आता है। तीसरा केस इसमें क्या बनता है हमारे पास कि ये तिर्यक में बन जाए इस तरीके से। अच्छा, इनको प्रूव भी किया जा सकता है, बहुत इजी प्रूव है इनका, आप निकाल सकते हैं, बेसिक पाइथागोरस से ही निकलता है। इनके बीच में डिस्टेंस दिया रहा है और ये वाली वैल्यू x दिया है, x जो कॉमन टेंजेंट का लेंथ है। तो यहाँ पे जो अभी क्वेश्चन था यही वाला था, d स्क्वायर माइनस में R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर था। तो ये 3 पॉसिबिलिटी है जहाँ से क्वेश्चन आपको मिलते हैं इन फार्मूले पे, तो इनमें डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और भी देखेंगे, यहाँ से जब क्वेश्चन अच्छे बनते हैं, थोड़े अच्छे बनते हैं, तो और क्या क्या बन सकता है। तो चौथा केस भी देख लीजिए, इसको भी नोट करेंगे कि चौथा केस में क्या होता है कि 2 सर्कल हैं, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनका कॉमन टेंजेंट ऐसे बना दिया, इनके बीच में एक सर्कल डाल देता है, ऐसे इनके बीच में डाल देता है। तो देखिए एक ही कॉमन टेंजेंट इन तीनों सर्कल का है हमारे पास। अगर इसका लेंथ मान लीजिए c है, इसका लेंथ अगर a है, इसका लेंथ अगर b है, तो इनके बीच में रिलेशन आता है 1/√c। और ये बहुत इजी तरीके से इसको भी प्रूव किया जा सकता है। हम यहाँ प्रूव नहीं कर रहे हैं, रिलेशन को डायरेक्ट आप ध्यान रखेंगे। इस पे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं, डायरेक्ट आपको ये पूछा, मतलब आपके सीजीएल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, अभी तो फिलहाल में नहीं आया 2-3 साल से, लेकिन उससे पहले बहुत बार आ चुका है इस पे क्वेश्चन। अब 5वां केस क्या हो सकता है, इसी को अब इस तरीके से दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए एक मेंसुरेशन दे दिया कि बोला इधर एक हाफ सर्कल है और इधर एक हाफ सर्कल है, ये बोला 1 है, ये वाला बोला 1 है, और इसके अंदर में एक सर्कल बना दिया, और ये वाली वैल्यू बता दिया कि ये 2 तो हो ही जाएगी, क्योंकि अगर ये 1 है तो ये 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगी। अगर इसका रेडियस पूछ लिया आपसे, ये वही क्वेश्चन है जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। कैसे, अगर आप इसको थोड़ा बड़ा करेंगे इस तरीके से, बड़ा करने का मतलब अगर इस सर्कल को थोड़ा सा पूरा बना दे इधर, इस सर्कल को पूरा बना दे इधर, तो आप देखेंगे यही वो कॉमन टेंजेंट है, और इसके बीच में तो हम यहाँ बोल सकते हैं 1/रूट में r बराबर 1/रूट में 1 प्लस 1/रूट में 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो सकता है, इस r की वैल्यू पूछी जाती है और यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसमें और भी कई लेवल के क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा लेवल अभी मेंसुरेशन में ले जाते हैं, लेकिन ये 3 को तो ध्यान
रखना है। इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, अगर मैं इसके पांचवें केस के बात करूं, पांचवें केस में, तो पांचवें केस में पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसमें नंबर ऑफ, ये पूछा था कि दो सर्कल अगर टच कर रहे हैं बाह्य रूप से तो इसमें कितने कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं, तो इसमें 3 बन सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और केस बन सकता है कि अगर ये दूर दूर होंगे तो क्या हो सकता है, तो एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, इसमें 4 कॉमन टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। कभी कभी बोलता दोनों अगर एक दूसरे को काट रहे हो तो अगर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है। कभी कभी अंतः स्पर्श करते हैं अंदर से, तो इसमें 1 बन सकता है। अगर हमारे पास अगर एक सिंगल सर्कल है तो इसमें इनफाइनाइट बन सकते हैं, इसमें क्या बन सकते हैं, इनफाइनाइट बन सकते हैं। तो इससे भी क्वेश्चन कभी कभी आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, प्री लेवल के एग्जाम में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि 11, 60 और 61, अब ये ट्रिपलेट है, ये पता होना चाहिए पहले तो आपको। अब ये बेसिक ट्रिपलेट है 11 वाला, जैसे ये जो और नंबर वाले ट्रिपलेट होते हैं ना, ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए आपको, कि जैसे 11 है, 60 है, 61 है। इसमें ये भी पूछा जा सकता था, मान लीजिए थोड़ा बड़ा ट्रिपलेट दिया तो 19, 180 और 181 दिया जा सकता है। कोई भी और नंबर ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने 13 ले लिया, तो 13 का स्क्वायर कर लेंगे 169। 169 को हमको 2 ऐसे भाग में बांटना है जिसमें 1 का डिफरेंस होता है, 1 हमने उसमें से घटा लिया 169, बचा हमारे पास 168। अब 168 को आधा आधा बांट लीजिए और 1 में 1 जोड़ लीजिए। जैसे कोई नंबर, जैसे मैंने 9 से ले लिया कि 9 का स्क्वायर 81, 81 में 1 घटा लिया, कितना हो गया 80, 80 में 1 40 और 1 41, तो ये भी हो सकता था कि 40 और 41 हो जाए। और इसमें हमने किया था, देखिए कितना 168, तो 168 में हमारे पास कितना आ जाएगा, तो ये हमारे पास 8 और 4, 1 84 आ जाएगा, 1 85 आ जाएगा। तो इस तरीके से बना सकते हैं। ऑड नंबर के साथ जो ट्रिपलेट होते हैं इनके बीच में मैक्सिमम टाइम 1 आता है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। मैक्सिमम ट्रिपलेट में ऐसे एक तरीके से बनाया जा सकता है, बाकी पॉसिबिलिटी बहुत सारे बन सकते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि क्या पूछा गया, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर ये त्रिभुज की भुजाएं हैं और इसमें परिवृत्त पे एक वृत्त का व्यास क्या होगा। वैसे तो इसमें हमेशा ये हाइपोटेनस ही हमारा आंसर होता है, इसके पीछे का लॉजिक अगर पता हो तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम 1-2 सेकंड वाला था। अगर आपको पहले से पता हो तो, पहले से मतलब अगर आप पहले से पढ़े हो तो क्या होता है, पहले एक बार समझिएगा कि कोई भी अगर राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और इस पर अगर हम परिवृत्त बनाते हैं तो इसका जो केंद्र आता है इस हाइपोटेनस पे आता है, मतलब ये वाला वैल्यू r और ये वाली वैल्यू r होती है। अब ये दोनों r होते हैं, तो यहाँ से इसको मिला देते हैं तो ये भी r ही रहता है हमारे पास, क्योंकि ये रेडियस है तो इस पे बनेगा। तो और इस r की वैल्यू हमेशा h/2 होती है। अगर हमसे 2r पूछा जाए तो ये हमेशा कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। यानी ये फिक्स है कि अगर हमको व्यास पूछा जाएगा तो हाइपोटेनस के बराबर होगा, इसकी वैल्यू यही होगी। अब ये क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन एक चीज और इसमें समझ सकते हैं, जो r होता है हमारा, ये सबसे छोटी माध्यिका भी होती है। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसा बोलता कि इसमें इस ट्रायंगल की सबसे छोटी माध्यिका क्या होगी, सबसे छोटी माध्यिका क्या होगी, तो माध्यिका भी यहाँ से निकाला जा सकता है। सबसे छोटी माध्यिका की लंबाई भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगी, 61/2, यानी कि हम उसका आधा कर लेंगे, 30.5 हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, 30.5, जो रेडियस के बराबर हो गया 61/2। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि स्मॉलेस्ट मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, सबसे छोटी, यानी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, इसमें इसलिए सभी में नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर में हमारे पास ये वाली वैल्यू होती है। और एक चीज और है, ये हमारे पास माध्यिका के साथ साथ ये रेडियस भी हो गया, और कहीं ना कहीं इसके अंदर में अगर यहाँ कहीं सेंट्रॉइड दे दिया तो आपसे ये डिस्टेंस पूछा जा सकता है जो 2 और 1 के अनुपात में होते हैं। पॉसिबिलिटी बहुत सारे बन सकती है क्वेश्चन में, बाकी इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं। हाँ, इससे और एक चीज़ समझ लेते हैं, अगर इसको पढ़ ही रहे हैं तो इसको थोड़ा और बेहतर तरीके से समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल में और क्या बन सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन में। अब अंतःवृत्त भी पूछा जा सकता है कि अगर अंदर में दिया है, अगर ये P है, ये B है, ये H है, तो यहाँ R की जो वैल्यू होती है वो P + B माइनस ये सर्कल की प्रॉपर्टी से प्रूव होती है। आपको अगर थ्योरी क्लास में पढ़े होंगे तो सारी चीजें प्रूव कराई गई हैं ज्योमेट्री के अंदर में किस तरीके से बनती है। तो एक तो ये क्वेश्चन आ सकता है सीधा कि अगर यहाँ से, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, आप क्वेश्चन समझिएगा, अगर क्वेश्चन के लेवल बढ़ते हैं तो किस तरीके से बढ़ते हैं। अगर मैं इसमें गुणा कर लूँ या फिर छोड़ दूँ, ऐसे R ही कर दूँ और यहाँ पे ऐसे लिख दूँ कि P + B/2 और माइनस में h/2। अब ये h/2 थोड़ा देर पहले हमने देखा था, ये तो सर्कम रेडियस था कैपिटल R, और ये R को इधर ला दें तो R + कैपिटल R की जो वैल्यू होगी वो P + B/2 होगी। अब ये रिलेशन ही आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या टेस्ट सीरीज में बनाया जा सकता है। मान लीजिए एग्जाम में नहीं आया तो टेस्ट सीरीज ऐसे देते हैं आप लोग, तो वहाँ पे मिल सकता है। ये हो सकता है 2 इधर लिख दे तो ऐसा एक ऑप्शन दे दे, इस तरीके से पूछ ले, या आपसे पूछ ले अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का योग बताइए। अगर आपको ये दोनों भुजाएं दे दे परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर सकते हैं, तो भी हमारा परित्रिज्या और अंतः त्रिज्या समकोण त्रिभुज में यहाँ से निकल जाएगा। आप बोलेंगे यहाँ तक तो ठीक है, कुछ और आगे देखते हैं कि इसमें और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। और केसेस की बात करें तो अभी मैंने पढ़ा कि R = P + B - h/2 होता है। फिर हमने क्या किया कि इसमें थोड़ा सा चेंज किया, P + B और -h था, हमने इधर में
2h कर दिया, फिर इसमें भाग दे दिया ऐसे 2 से। देखिए इसमें क्या होगा कि 2h में से अगर हम सॉरी यहाँ प्लस कर लेते हैं तब ये हो पाएगा, इसको घटाएंगे तो वापस -h आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये चीज़ सबको पता है कि ये सेमी पेरीमीटर होता है, s होता है, और 2 और ये h/2 जो होगा हमारे पास ये r हो जाएगा। यहाँ से इसको इधर ला दें तो r + 2r की जो वैल्यू होगी वो सेमी पेरीमीटर के बराबर होगी। एक रिलेशन ये हो सकता है कि आप को त्रिज्या और परित्रिज्या दे दे समकोण त्रिभुज के अंदर में, और आपसे क्या पूछ ले हमारे पास कि सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप निकालिए, तो इससे निकाल सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता था कि डेल्टा बराबर r इंटू एस, ये हमारे पास अंत त्रिज्या का फार्मूला होता है हमारे पास, अगर किसी भी ट्रायंगल में निकालना होता है। तो अगर इस s की वैल्यू यहाँ रख लें, ये s की वैल्यू रख लें तो r था, इसके साथ r + 2r रख लेते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है एरिया वाला 2r² + 2r और r। तो ये भी यहाँ से भी क्वेश्चन एक बन सकता है हमारे पास, अगर सिर्फ अंत त्रिज्या की बात करें। ये बात हो गई सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल की। और क्या पता होना चाहिए आपको कि क्योंकि क्वेश्चन तो ऐसा नहीं कि सारे मुश्किल ही बने, एक समकोण त्रिभुज वाला भी दिया जा सकता है। समकोण त्रिभुज के अंदर में अंत त्रिज्या और समकोण नहीं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात करें अब, क्योंकि इसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ पे जो r होता है वो a/2√3। ये ध्यान रखेगा, इस पे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपके एग्जाम में। अगर मैं कैपिटल R की बात करूँ तो a/√3 होता है। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी किसी भी ट्रायंगल में निकालना हो, किसी भी ट्रायंगल मतलब स्केलन ट्रायंगल अगर हमारे पास हो, स्केलन हो अगर, तो उस केस में हमारे पास क्या, अगर मान लीजिए अगर a दिया है, b दिया है, c दिया है, यहाँ पे अगर r और कैपिटल R की बात हो रही हो तो r की वैल्यू यहाँ पे डेल्टा/s जो अभी थोड़ा देर पहले हमने लिखा था, और कैपिटल R की वैल्यू a/4 होती है। और जो डेल्टा है वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है। यहाँ डेल्टा जो हमारे पास वो एरिया ऑफ ट्रायंगल है, वो हीरोन फार्मूला से आप निकाल के यहाँ रख के, या फिर ट्रायंगल के डिपेंड करता है कि क्या दिया है ट्रायंगल में डेटा, उसके हिसाब से आप निकाल सकते हैं। और इनका भी इस पे तो क्वेश्चन आ चुके हैं, सर्कल में स्पेशली अच्छे क्वेश्चन बनते हैं अगर क्वेश्चन के लेवल की बात करें। इतना जानकारी आपके लिए इस वाले क्वेश्चन से बहुत सफिशियंट है कि आगे कोई क्वेश्चन मिले तो इस पे कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा देखें कि यदि किसी पिंड की गति s डिस्टेंस d तय होती है और समय t व्युत्क्रमानुपाती होता, वैसे भी अगर आप बात करेंगे तो ये अगर इसके व्युत्क्रमानुपाती ही होता, अगर स्पीड की बात करें तो ये हमारे पास बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम। ठीक है, यही होता, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होता। तो क्वेश्चन में भी दिया कि व्युत्क्रमानुपाती। एक रेलगाड़ी 15 किलोमीटर प्रति घंटा से 4 घंटे में एक विदेश से दूरी तय करती है, तो ज्ञात कीजिए टी और एस के बीच में। देखिए टी एस के बीच में रिलेशन निकालना है तो आप देखेंगे यहाँ से, तो ये डिस्टेंस हमको चाहिए नहीं, ये वैसे ही गलत है, और डिस्टेंस चाहिए नहीं। स्पीड में देखिए क्या ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है, तो बोलेंगे नहीं हो सकता। ये देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये वाला सही हो जाएगा। वैसे आप सॉल्व भी करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि s बराबर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी दिया। अब इस कांस्टेंट को हटाने के लिए, इसको इस वाले सिंबल को हटाने के लिए हमने k/t रख दिया, और स्पीड दिया था क्या हमारे पास क्वेश्चन में, रेलगाड़ी 15 किलोमीटर की स्पीड से k बराबर 4 घंटे में तय करती है, k की वैल्यू 60 आ गई। अब हमको इसी फार्मूले में s बराबर k/t में हमको रिलेशन बनाना था। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, तो s बराबर देखिए इस k की वैल्यू कितनी आई है 60, तो 60/t, तो ये एक रिलेशन बन जाएगा। वैसे इसको करने की जरूरत नहीं थी, कॉमन था कि इसी में एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा था, तो रिलेशन यही वाला हो सकता है इस ऑप्शन के हिसाब से। बाकी अगर ऑप्शन ऐसा नहीं होता तो हम सॉल्व भी कर सकते थे। ये बेसिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, और इसका यूज किसी भी टॉपिक पे करके दिया जा सकता है, मेंसुरेशन में या फिर और अलग अलग चैप्टर में। तो वैसे ही ईजी है, इसमें कुछ अलग से नहीं सोचना है। कि अलजेब्रा क्वेश्चन है कि इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो ये सिमेट्री वाले क्वेश्चन है। यानी सिमेट्री किसको बोलते हैं, जो हमारे पास एक ही जैसा पैटर्न दिखे, जैसे यहाँ और जैसे यहाँ। तो ऐसे केस में आप जब भी वैल्यू लेते हैं तो बराबर बराबर वैल्यू लेना है, अलग अलग वैल्यू नहीं लेनी है, बराबर बराबर वैल्यू लेनी है, क्योंकि बराबर बराबर ही आते हैं। यानी कि इन सभी को अगर एक की वैल्यू सॉल्व कर दिया तो उसमें 3 से बस गुणा कर देना आपको। अब यहाँ वैल्यू जैसे हमारे पास p की वैल्यू, q की वैल्यू दिया, तो इनकी वैल्यू बराबर बराबर ले लीजिए। हमने इसकी वैल्यू 2 ले लिया और y की वैल्यू भी 2 ले लिया, तो ये p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए ये 2/4 है। 2/4 मतलब 1/2। अगर 1/2 आ गया तो ये भी 1/2 होगा और ये भी 1/2 होगा, क्योंकि एक वैल्यू निकालनी है। तो सिमेट्री का मतलब सभी से। अब इसमें भी सिर्फ एक ही सॉल्व करना है कि 2/4 + 4 गुणे में 1/2, तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा, यानी 2/6 आ गया। अब ये आंसर नहीं है। अब ये एक बार कितने बार है, 1 2 3, तो 3 से सिर्फ इसमें गुणा कर देना है और कुछ नहीं करना। 3 दूना 6, 2 से 2 कट गया, एक आंसर आ जाएगा। तो एक आपका आंसर होगा। इसमें 3 ऑप्शन सेम लिखा है, हो सकता है टाइपिंग में मिस्टेक हो, ऑप्शन अलग अलग हो, लेकिन आंसर एक ही आने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ईजी तरीके से बना सकते हैं। ये क्वेश्चन भी 10 सेकंड के अंदर वाला ही क्वेश्चन थे। अभी तक जितने क्वेश्चन किए थे सब 10 सेकंड के अंदर वाला ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक संख्या को 153 से विभाजित करने पे शेषफल 22 बचता है, और यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित, तो पहला चीज एक बार चेक जरूर करेंगे कि इसका और इसका ये कटने वाला नंबर दिया रहता है हमेशा। अगर ये नहीं दिया रहेगा तो आंसर CND हो जाता है इस क्वेश्चन में।
और वैसे तो क्वेश्चन ऐसे बना नहीं आज तक सीजीएल के एग्जाम में, जो कैट होट के लेवल में क्वेश्चन ऐसे आते हैं जहाँ पे इस तरीके की पॉसिबिलिटी पूछी जाती है, लेकिन कॉमन क्वेश्चनों में ये कटने वाला नंबर ही सेट करके ही बनाया जाता है। तो अब इसमें देखिए क्या दिया, 153 से विभाजित करने पर शेषफल अगर 22 आ रहा है हमारे पास, तो उसी संख्या को 17 से, तो हम बस इसमें डिवाइड कर लेते हैं और कुछ नहीं करते। 22 में 17 से दे देंगे, 5 आ जाएगा। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, लगभग हर एक एग्जाम में दिख जाता है, और रेलवे हो या फिर यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, हर जगह दिख जाता है इसमें। लेकिन एक चीज़ का ध्यान होना चाहिए, अगर क्वेश्चन सही चेक करना है तो ये इससे जरूर कटने वाला नंबर दिया जाता है। नहीं दिया होगा तो आप सीएनडी की तरफ जा सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं बना है, लेकिन अगर बनेगा तो ऐसा नहीं कि अगर ये मान लीजिए अगर हम बोलें कि 154 रहता और फिर ये बोलते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर नहीं निकाला जा सकता। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप सोचेंगे इसमें भाग देके निकाल देंगे 5 आ जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तो यहाँ एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो इससे कटने वाला नंबर होना चाहिए, तभी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। क्योंकि जब बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो उसमें ये नंबर इससे कटता है, तभी वो बचे हुए नंबर में हम डिवाइड करते हैं। बेसिक जो हमारा भाग देने की विधि होती है उसी से लगता है। तो कॉमन क्वेश्चन में आता है 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसमें समय नहीं देना था ज़्यादा। अब ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू। अब ये टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन क्यों डाला गया था? ऐसा क्वेश्चन वैसे तो आज तक अभी नहीं पूछा गया, मे भी हो सकता है कि इस बार आपसे सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सके। तो ये tan 3 थीटा का फार्मूला, ये क्वेश्चन मैंने जब हम तैयारी करते थे, इस बात करें जब हम लोग 12th के बाद हमने जो NIT में एडमिशन लेने के लिए, तो उस समय एग्जाम होते थे AIEEE, तो ये 12th क्लास वाले क्वेश्चन है। अब इसमें टेस्ट सीरीज में हो सकता है कि वहाँ से क्वेश्चन उठाएं और यहाँ डाल दिए होंगे, ऐसा हो सकता है। और ये कोई क्वेश्चन बनाया हुआ नहीं, सेम क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एक तरीके से, 12th क्लास में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर 3 आता है। और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग ऐसे बनाए जा सकते हैं, पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है, आ सकता है, क्योंकि sin 3 थीटा cos 3 थीटा पे क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, तो tan 3 थीटा पे भी आ सकता है। अब इसके लिए क्या होगा कि आप पहले से अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको तो नहीं बना पाएंगे, इंस्टेंट तो नहीं सोच पाएंगे एग्जाम में। हाँ, लेकिन अगर आप पहले से तैयार रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो tan 3 थीटा का फार्मूला, sin 3 थीटा, ये सब फार्मूला आपको याद होना चाहिए। उसके हिसाब से अब यहाँ नंबर ऐसा सेट किया जाता है ना कि इसके 3 गुना पे सेट हो जाए और 3 गुना पे एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए आपको, कि जैसे अगर यहाँ 40 था तो 120 की वैल्यू निकालना आसान है आपके लिए। तो जैसा भी नंबर होगा यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर यहाँ रखा जाता है कि 3 गुना पे सेट हो जाए। हो सकता है कि यहाँ 20 डिग्री दे दे तो उसके हिसाब से ये 60 आ जाए, तो भी वैल्यू हो सकती है कि 20 पे बनाया जा सकता है। बोलेंगे यहाँ 15 पे भी बनाया जा सकता है कि 15 या 45, जो वैल्यू निकल सके उसके हिसाब से आंसर आ सकता है। और बहुत कॉमन है, अगर एक बार पहले से प्रैक्टिस किए हैं तो, नहीं किए हैं तो एट द पॉइंट तो नया होगा तो फिर तो हम प्रैक्टिस इसीलिए करते हैं कि अगर क्वेश्चन ऐसी पॉसिबिलिटी हो तो कम से कम आप पहले से रेडी रहेंगे तो ये नया नहीं लगे आपको एग्जाम में, ठीक है। तो tan 3 थीटा की वैल्यू हमने क्या किया, tan 3 थीटा माइनस में tan क्यूब थीटा और 1 माइनस में tan स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू जैसे यहाँ पे अगर हम थीटा की वैल्यू 40 रख देंगे तो tan 120 हो जाएगा। बाकी अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे tan 40 लिख लीजिए, माइनस में tan क्यूब 40 हो जाएगा और 1 माइनस में tan स्क्वायर 40 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हो जाती है -√3। अगर 180 में से 60 घटाएंगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा और tan उसमें नेगेटिव होता है और tan 60 की वैल्यू -√3, तो यानी कि -√3 ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसको सीधा गुणा ही कर लेते हैं इसमें, क्योंकि ज़्यादा इसमें टाइम करेगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें करना है आपको। तो -√3 और ये 1 माइनस में tan स्क्वायर 40, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास अगर इधर का देखें तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, tan 40 माइनस में tan क्यूब 40, और इसकी जो वैल्यू हमारे पास है ये दोनों तरफ आ गई। अच्छा, एक जगह फार्मूला में हमें लगता है कुछ गलत टाइप कर दिया है, एक सेकंड देख लेते हैं हम लोग। tan थीटा, tan यानी 3 और 3 tan स्क्वायर होता है हमारे पास, 3 करेंगे तभी ये 9 होगा। तो हाँ, यहाँ पे ये 3 रहेगा, थोड़ा ध्यान देना इसको, 3 रहेगा और यहाँ पे ये 3 आ जाएगा। हाँ, तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे यहाँ पे, हाँ तभी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू हमने लिया और अब दोनों तरफ का स्क्वायर कर लेंगे तो यही सेम चीज़ मिल जाएगा आपको। यानी हमको देखिए यहाँ क्यूब है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 वाला बन जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 33 वाला बन जाएगा, और ये वाली वैल्यू 27 आ जाएगी। इसको घटाने पर जो स्क्वायर वाला नंबर होगा, तो घटा के ओवरऑल हमारे पास जो आता है ये √3 का, जो इसमें स्क्वायर करेंगे तो 3 बन जाएगा और ये 3 बच जाता है। अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है, एग्जाम में नया रहेगा तो भी आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। पैटर्न पता रहेगा तो आप इजी तरीके से कर सकते हैं। बट फार्मूला मेरे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि इस तरीके से आता है, क्योंकि बहुत पहले से हाँ sin 3 थीटा और sin 3 tan में अगर बना के देखें हम लोग फार्मूले को, तो tan माइनस में tan 3, और अगर एक बार चेक करना हो तो पूरा स्क्वायर करके चेक करना पड़ेगा। अगर ये सेम डेटा आ रहा तो ठीक होगा फार्मूला, अगर नहीं होगा तो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नहीं तो मैं कमेंट में सेक्शन में बता दूंगा इसको कि क्या इसका सही फार्मूला है। बाकी मैं एक बार चेक ही कर लेता हूँ। tan है हमारे पास, tan स्क्वायर इधर, और ये वाला भी tan के पावर 6 हो जाएगा। अगर स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर है 6 है, और यहाँ पे 3, और हमारे पास हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं। चलिए आगे अगर देखा जाए, ध्यान से देखे जाए अगर हमारे पास आगे देखें ध्यान से,
तो अब कुछ क्वेश्चन मैंने खुद से लिखे हैं जिसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री में अगर क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो आप इसको ट्राई करके बताएंगे, कमेंट करके आंसर सभी लोग, जो लोग भी देखेंगे इस वीडियो को, तो ये बताएंगे इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ सोल्यूशन। अब ये क्वेश्चन हमने ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में पढ़ा है कि जो क्वेश्चन का हाई लेवल वाला ट्रिग्नोमेट्री मैंने अपने क्लास में दिया हुआ है मैथ्स फाउंडेशन के अंदर में, ट्रिग्नोमेट्री का लेवल बहुत ही हाई रखा था मैंने 12th लेवल तक के लिए, कि अगर पॉसिबिलिटी बने तो। वैसे तो क्वेश्चन बड़े इजी और कॉमन ही पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चनों किस तरीके से बनाना है, पहला क्लास दूसरा क्लास में ये सारी चीजें सिखाई गई हैं। दूसरा एक क्वेश्चन मैंने ट्रायंगल के साथ कंबाइन कर दिया, कि थोड़ा सा ट्रायंगल के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए, कि अगर त्रिभुज एबीसी में अगर हमारे पास बीसी की वैल्यू 1 है और एसी की वैल्यू हमको निकालनी है, और कुछ डेटा दे दिया sin a/2 sin b/2, क्योंकि जब अगर sin 3a पूछ सकता है तो हाफ एंगल फार्मूला भी पूछा सकता है। ये क्लास में आपको डिस्कस किया जाता है, हाफ एंगल फार्मूला, कंपाउंड एंगल वाले फार्मूले क्या होते हैं, फार्मूले बनते कैसे हैं, वो सारा चीज भी दिखाया जाता है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने ईजी लेवल का रखा जो पॉसिबिलिटी एग्जाम में आने की, अगर साइन थीटा की वैल्यू 12/13 ये 0 से 90 के बीच में यानी पहले क्वाड्रेंट में, और कॉस फाई की वैल्यू -3/5 है जो कि 180 से 270 के बीच में यानी कि थर्ड वाले क्वाड्रेंट में, तो हमको 65 साइन थीटा प्लस 5 प्लस 60 की वैल्यू आपको निकालनी है। अच्छे तीनों क्वेश्चन है, सभी ट्राई करेगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर ये पिछला क्वेश्चन आ सकता है तो ये भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के अब आपको एग्जाम में तुरंत लगाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आ चुके हैं। अगर एसएससी का पेपर आप देखेंगे 2012 से लेकर 2024 तक के 25 तक में, तो लगभग आपको हर साल ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये बेसिक सिमिलरिटी बेस पे क्वेश्चन आता है, मतलब ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में ये फिगर पहले तो आ जाना चाहिए, अगर आपने प्रैक्टिस किया उस लेवल तक तब। अब बाद में इसको अरेंज कर सकते हैं, कहाँ पे डी है कहाँ पे ये वाला फिगर हम बना लिए कि डी बीसी के समानांतर, जैसे समानांतर है ये ट्रायंगल बड़ा वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर हो गया। इसमें इसकी वैल्यू 3 दिया, इसकी वैल्यू 4 दिया हुआ है, ये 3 है ये 4 है, तो ऐसे केस में बड़ा वाला 7 होता है। तो अब इसमें क्या होता है कि इसका एरिया का जो अनुपात होता है, 3 का स्क्वायर ये वाला 9 हो गया, और ये 7 का स्क्वायर 49, पूरे का 49 है, पूरे का 49 है, तो नीचे वाला कितना होगा 40। अगर इस चतुर्भुज की बात करें तो ये 40, यहां तक तो आपको बिना सोचे लगा लेना है आपको। अगर आप पहले से प्रैक्टिस किए हैं तो ये अगर एग्जाम में मिलता है तो सीधा सीधा इतना करके आपको आना। अब इसके आगे क्वेश्चन में पढ़ना कि क्या पूछना है। चतुर्भुज BECD का क्षेत्रफल दिया है 120, यानी इस 40 यूनिट की वैल्यू 120 दिया है, यानी ये इससे 3 गुना पे है। तो बोला ABC का क्षेत्रफल PQR है, तो ABC कितना होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 49 का भी ये 3 गुना हो जाएगा, 147 हो गया। और यही PQR है, और यही पूछा है P + Q + R। तो P की वैल्यू 1 है और 4 है और 7 है, 7 4 11 1 12, तो 12 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा यहाँ पे। तो ये क्वेश्चन भी 10-12 सेकंड में कर सकते हैं अगर पहले से लगाए हैं तो, और ये प्रैक्टिस तभी आप कर रहे होंगे जब आप पहले से पढ़ चुके होंगे बेसिक चीज़ें, तभी। अगर यहाँ तक पढ़े हैं तो ये बेसिक, इसमें 1-2 कॉन्सेप्ट और भी आते हैं हमारे पास। इसमें देखिए, इसमें मैं क्वेश्चन लिखने लगूंगा तो क्वेश्चन के लेवल का अंत ही नहीं होगा। अंत की बात करें तो चलिए थोड़ा सा बता ही देते हैं आपको। तो इसमें अगर लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी की बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, कि इसमें हमने बना दिया ये 3 था, ये 4 था, ये 3 था, ये 4 था, ये इसके समानांतर थे, इसको हमने मिला दिया, इसको मिला दिया, हमने इस वाले का एरिया पूछ लिया, इसका और इसका अनुपात दे दिया आपसे, बताइए। अब इसमें भी बड़ा यूनिक कॉन्सेप्ट है कि जैसे अगर हमारे पास ये 3 4 है तो बड़ा वाला 7 होगा, तो ये वाला 7 होगा, ये वाला 3 होगा। अब अगर जिनको ये कॉन्सेप्ट पता है, क्योंकि ये ट्रेपेजियम बन गया, अब ये क्या बन गया, एक ट्रेपेजियम बन गया। कैसे ट्रेपेजियम बन गया, क्योंकि ये दोनों समानांतर है, ये दोनों समानांतर नहीं है। अगर ये A है ये B है तो ये वाला AB होता है, ये वाला AB होता है, ये वाला हमारे पास, सॉरी थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, ये वाला A² होता है, ये वाला B² होता है, ये AB होता है, ये AB होता है। एक कॉन्सेप्ट ये समझ के रखना, ये डायरेक्ट ट्रेपेजियम में पूछा जा सकता है, या यहाँ पूछा जाएगा तो इसका गुणा करके हम 7 × 3 21 यूनिट इसका निकाल सकते हैं, 21 यूनिट इसका निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, ये 7 का स्क्वायर 49। इसके हिसाब से फिर हम पूरे को बैलेंस करेंगे ये कैसे करना है हमको। तो एक तो ये यूज हो सकता है। एक इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हमेशा ये मिड पॉइंट वाला, ध्यान रखिएगा कि ये कभी कभी अनुपात 1 और 1 का दिया है, अगर ये मिड पॉइंट दिया तो ये समानांतर नहीं देगा, ये खुद से हो जाता है मिड पॉइंट थ्योरम के हिसाब से। तो इसमें ये अनुपात जो होता है ना 1 और ये वाला, देखिए दोनों मिला कितने हमारे पास 2 है, ध्यान समझिएगा। तो 2 का स्क्वायर कितना है 4 है, 2 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 4 है, तो नीचे वाला कितना बचेगा 3, दोनों मिला कितने होगा। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारा यूज होता है। कभी कभी एरिया देके आपसे साइड का अनुपात पूछ लेता है, जैसे इसी क्वेश्चन में मैं एक क्वेश्चन बना दूं, एक बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का। ऐसे बोल दिया कि इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है एरिया के मामले में, तो बोला इस ये अगर x है और ये वाला y है, या फिर हमारे पास ये z है, तो ऐसा पूछा जा सकता है x y का अनुपात क्या होगा, x और z का अनुपात क्या होगा। बस इसमें ये बोला कि इसका एरिया और इसके एरिया के बराबर है। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब मिल सकता है आपको दोबारा। तो इसमें क्या हो सकता है क्वेश्चन में, अगर इसको लगाना चाहें हम लोग
तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर एरिया बराबर मान लिया कि हमने एरिया इसका 1 है, तो इसका भी एरिया हमने 1 मान लिया, दोनों का एरिया हमने 1 ले लिया अपने मर्जी से। तो एरिया कैसे निकल रहा था, जो साइड का स्क्वायर करके निकल रहा था। तो अगर मैं इस साइड की बात करूं x और इस वाले साइड की बात करूं y वाले की, तो इसका एरिया 1 है तो 1 हमने लिखा, और इसका एरिया कितना होगा, 1 और 1 मिलकर कितना है, 2 हो गया। इनका वर्गमूल करेंगे, क्यों वर्गमूल कर रहे हैं, क्योंकि हम इसका स्क्वायर करके एरिया का हम वर्गमूल निकालेंगे तो साइड आ जाएगा, और साइड का स्क्वायर करेंगे तो एरिया आ जाएगा। तो अब इससे हमको पता चल गया कि ये वाली वैल्यू जो एक्स वाई का अनुपात है वो 1:√2 है। अगर इसका पूछा जाएगा तो देखिए ये वाला पूरा √2 है, तो इसमें 1 घटा लेंगे तो ये √2 - 1 हो जाएगा। ये मेंस में कई बार आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान रखना। एरिया अलग अलग डेटा भी दे सकता है, कभी कभी ये बराबर लिखेगा या कभी कभी इनका वैल्यू दे देगा, ये 9 है ये 40 है, ऐसा भी दे सकता है, 16 और कुछ ऐसा डेटा बना के दे देगा जिससे थोड़ा और ईजी बन जाए, रूट में ना आए। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से हो सकता है। अगर इसमें और ज़्यादा सोचना है तो हम और भी तरीके से सोच सकते हैं। देखिए सोचने का कोई लिमिट नहीं है, क्वेश्चन बनाने के लिए आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो अगर इसमें अगर हम सोचें तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक क्वेश्चन हमने ऐसे बना दिया। अब ऐसा नहीं, थोड़ा सा अलग करते हैं इसको, ये ज़्यादा थोड़ा सा वो हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इसको कुछ नया करते हैं, इसको मिड पॉइंट पे रखेंगे तो फिर कोई मतलब निकलेगा नहीं। चलिए ऐसे ही बना लेते हैं, और दूसरे वाले को हम कर लेते हैं तो भी कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो हमको इस तरीके से बनाना कि ये दोनों बन जाएं इसमें, क्वेश्चन को थोड़ा क्रिएट करके, क्योंकि इसमें जब कुछ बेहतर बनेगा तभी इसका कुछ फ़ायदा निकलेगा। और यहाँ से कोई बेहतर सलूशन तो बनने वाला नहीं दिख रहा मुझे। अगर मैं यहाँ से बना भी दूँ और यहाँ से बना दूँ तो भी ये बन तो सकता है क्वेश्चन, लेकिन फिर अगर मान लीजिए ऐसे बना ही दिया है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है। जैसे 1:1 का अनुपात दे दिया हमने, 1:1 का, लेकिन इसमें एक कंडीशन थोड़ा बनाना पड़ेगा हमको कि ये इसके समानांतर हो इसके वाले, तभी इसका कुछ मजा आएगा क्वेश्चन में, तभी हम इसको 1 और 3 के रेशियो में बांट सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ क्रिएट नहीं हो पा रहा मेरे सभी, तो हम बाद में सोच लेंगे इसमें और क्या बन सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी बन सकती है इसमें। अगर मान लीजिए ये समानांतर है तो इसमें 1 और 3 का अनुपात, 1 और 3 का अनुपात, 1:3 का अनुपात बना के बीच वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं कि अगर मैं बीच में बना दूँ तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और क्या किया जा सकता है इसके अंदर में, 1 2 बना लेते हैं। चलिए अभी अब सोचते हैं, ठीक है, जैसे मेरे माइंड में कुछ आता है तो मैं बना दूंगा, लेकिन कुछ और देख लेते हैं एग्जाम के हिसाब से। एक और चीज़ समझते हैं इसके अंदर में कि और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। कि देखिए कभी कभी इस पर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, अगर इनको हमने मिला दिया तो ये चारों आपस में क्या होते हैं, एरिया में बराबर होते हैं। अगर ये मिड पॉइंट है तो इस पर भी क्वेश्चन मिल सकता है। कभी कभी इसमें क्या करता है ना कि इसको थोड़ा और छोटा कर दिया, ऐसे इसको मिला दिया, इसको मिला दिया और इसको मिला दिया, फिर इन दोनों को फिर से मिला दिया, या फिर इसको ऐसा मिला दिया, ऐसा भी दे सकता है। बोला इसका एरिया बताइए, अगर ये x है, ये y है, ये z है, ये a है, ये b है, ये c है। तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं यूज़ करूँ यहाँ पे, तो यूज़ का मतलब कि अगर ये 1 था तो ये सभी बराबर थे। अगर मिड पॉइंट है तो अगर ऐसे इसको 1 मानेंगे तो ये भी 1 और 1 1 हो जाएगा, ये पूरा 4 आ गया। अगर ये 4 है तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4 हो गया। 4 4 8 4 12 4 16, तो ये भी 16, ये भी 16 और ये भी 16। तो अगर यहाँ से एक्स वाई जेड और ए बी सी का अनुपात निकालना हो तो देखिए एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 थी तो टोटल कितना, 16 16 16 64। तो ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। इसमें और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। इसे एक ट्रायंगल और भी बना सकते हैं कि अगर ये मान लीजिए सेंट्रॉइड दे दिया, अगर इन सभी को मिला दे तो ये तीनों भी आपस में बराबर होते हैं एरिया में। अगर ये सेंट्रॉइड होगा तो मतलब केंद्रक होगा। यहाँ पे क्या था, ये मिड पॉइंट था। बाकी और बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी जो आगे हम लोग समझेंगे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अब एक इजी लेवल का क्वेश्चन देखिए और है, वैसे क्वेश्चन एग्जाम में 10 सेकंड बहुत सफिशिएंट टाइम होते हैं। अब मतलब फार्मूला आपको पता होना चाहिए सारे पॉलीगन से रिलेटेड। पॉलीगन में बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स होते हैं जिनको आप इजी तरीके से कर सकते हैं। एक पॉलीगन का ट्रिक्स क्या होता है कि अगर आपको एक्सटीरियर और इंटीरियर का अनुपात दिया हो, मैक्सिमम बार पूछा गया है, कम से कम 10 से ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर जब लगाएंगे। तो अगर इनका अनुपात अगर मान लीजिए 1 और 2 का दिया है, सपोज करिए, तो हमेशा आपको क्या करना है, एक्सटीरियर एंगल को 2 बना देना है। 2 बना देंगे तो 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये वाला 4। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 6 भुजाओं वाला क्या होगा, ये पॉलीगन होगा। दूसरा हम बिकड़ की बात करें, अगर बिकड़ की, तो बिकड़ जो होता है हमारे पास, बिकड़ वो हमारे पास क्या होता है, n n-3 में
2 होता है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। फार्मूला कैसे बनता है, इस पे थ्योरी बहुत अच्छे से बनाया गया है। ये हम लोग निकालते हैं परमिट कम्बिनेशन वाले तरीके से कि मान लीजिए हमारे पास 3 बिंदु है तो कितने हम लोग भुजाएं, मतलब कितने डायगोनल खींच सकते हैं भुजाएं, 4 होगा तो कितने इसमें लाइन खींच सकते हैं, इनको मिला के क्या क्या पॉसिबिलिटी होती है। तो ये हम कॉमन ले लेते हैं कि जो भी n होता है n c 2 ले लेते हैं और इससे ये निकल के ये वाली वैल्यू आती है। लेकिन हम फार्मूले प्रूफ पे नहीं जाते हैं अभी फिलहाल में, और हम इस फार्मूले को डायरेक्ट हम देखेंगे कैसे करना है। अब इसकी वैल्यू कितना दिया, बी का ऑलरेडी 20 दे दिया है, तो हमको कुछ नहीं करना। देखिए इसमें सॉल्व नहीं करना एग्जाम में कभी भी, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर सोचिए जिनको गुणा करने भी 40 आ जाए बस। ऑप्शन से भी ले सकते हैं, जैसे 8 से शुरू करेंगे, 8 गुणे में 5, तो नहीं 8 गुणे 5 होगा ना, हाँ तो ये 40 आ गया, तो यही आंसर हो गया। तो एक कॉमन तरीका हो सकता है। बाकी कुछ चीज़ें और जानना है आपको, अगर हमको नंबर ऑफ साइड चाहिए, नंबर ऑफ साइड चाहिए और हमको एंगल दिया हो तो 360 में हम एक्सटीरियर एंगल से भाग दे सकते हैं। एक ये भी फार्मूला हो सकता है। एक इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का जो हमारे पास सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। बाकी इसमें लिखना चाहें तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है इसके अंदर में, लेकिन बेसिक क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं, ज़्यादातर यही बेसिक वाले क्वेश्चन मिलते हैं। बाकी हम सम ऑफ इंटीरियर एंगल से भी पूछ लेता है क्वेश्चन। सम ऑफ इंटीरियर एंगल मतलब ऑल जो एंगल होते हैं वो होता है n-2 इंटू में 180 डिग्री। इसको भी ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री का फिर से एक क्वेश्चन ऐसे आ गया। वैसे क्वेश्चन देख के क्या लगता है कि इजी है, तो इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है, कॉमन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं इजी से मॉडरेट के बीच वाला क्वेश्चन है, कॉमन तरीके से लगाया जा सकता है। अब देखिए इसको लगाने के लिए क्या क्या चीज़ आपको माइंड में दिखनी चाहिए पहले से, जो आप प्रैक्टिस की होते हैं। अभी क्वेश्चन तो ऐसा नहीं हो सकता, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं जो आपको पहले से दिखे ना हो, लेकिन उनके बीच के जो पार्ट होते हैं जो आपको पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री, सिखाया था कि इनका यूज इनडायरेक्टली कैसे क्वेश्चन में किया जाता है। हमने सबसे पहले इसमें क्या देखा, आपके माइंड में क्या आना चाहिए कि ये होल स्क्वायर है, किसका, a-1/a का होल स्क्वायर है, ऐसे नीचे में b-1/b का, ये दिखना चाहिए आपको, ये बेसिक है। तो इसको हमको मतलब फाइंड क्या करना है, a-1/a निकालना है और b-1/b निकालना है। ये रूट से पहले तो बाहर आ गया, ये रूट का कोई काम नहीं था। फिर हमको यहाँ पे क्या दिखा कि a की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है और 1/a की वैल्यू अगर इसके साथ घटाना हो, अगर हमको इसको निकालना तो a अगर हमारे पास 1 + cos x है और 1 - cos x है, तो इसी का अगर घटाएंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। देखिए 1/a की वैल्यू तो 1 - cos x और ये 1 + cos x। अब ये चीज़ आपको दिखनी चाहिए, कई बार आपने कई पार्ट में देखा होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए एग्जाम में क्या करना है कि ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व करने जाए। अब ये सबने देखा, इसको इधर ले जाएंगे तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर माइनस में a - b का। अब ये चीज़ अलजेब्रा का यूज यहाँ से 4a भी होता है, ये सबको पता होना चाहिए। तो टाइम कैसे बचेगा जब आपको चीज़ें पता रहेंगी, अलजेब्रिक तरीका हो, ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन पता हो, जो भी। अब हमने देखा कि ये जब गुणा होगा इसमें, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 + cos स्क्वायर 1 माइनस, यानी ऊपर में आएगा 4 × 1 × में cos x, यही आने वाला है, ये फिक्स हो गया 4ab वाला। नीचे में ये करेंगे तो 1 माइनस में क्या आएगा, 1 - cos स्क्वायर, इसको हम sin स्क्वायर x लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x। अब सेम इसी तरीके से हम देखिए, अब हमने ये चीज़ सीख लिया, तो एक पैटर्न हमने सीखा, तो क्या दूसरे में फिर से वही सेम चीज़ लिखेंगे एग्जाम में, नहीं। ये साइन वाला है तो देखिए नीचे में cos स्क्वायर x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर x आ जाएगा, ऊपर में 4 × में sin x आ जाएगा, 1 तो आएगा। अब ये दोनों को बस भाग ही तो देना था, यही तो था, दोनों को डिवाइड करना था। अब देखिए 4 दोनों में कट जाएगा। अब इसको भाग देंगे, इसमें देखिए cos ऊपर चला जाएगा तो cos क्या आ जाएगा, cos क्यूब x, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये साइन वाला गुणा हो जाएगा तो साइन क्यूब x आ जाएगा। अब इनकी वैल्यू आ जाएगी cot क्यूब x। अब ये लगाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, इसमें और तरीके सोच सकते हैं आप कि इसमें CND रूल लगा सकते थे कि एक बार जोड़ा गया एक बार घटाया गया, a + 1 a - 1, इसको उस पैटर्न में लिखते हैं a² - 1 a + 1 a - 1, वैसे भी सोच सकते थे। और भी तरीका था कि वैल्यू सोच लिया जाए कि cos थीटा की कोई वैल्यू ले ले, रैंडम वैल्यू, बस ऐसी वैल्यू ले जिससे आसानी से कैलकुलेशन हो, ऐसा नहीं कि यहाँ रखने के बाद और बड़ा हो जाए वो, तो वैल्यू लेके भी लगा सकते हैं। तीनों तरीका आप अप्लाई कर सकते हैं एग्जाम में, और वैल्यू से ना आए तो आप कोई भी ट्रिपलेट की वैल्यू लेके लगाएंगे 100% आंसर आ जाएगा, जो सभी में काम करता है। तो कई तरीके हो सकते हैं, तो ये अच्छे हैं, ठीक है, ये एक ईजी लेवल से मॉडरेट के बीच में, तो इनको ट्राई करना है। नीचे दी गई तालिका में 10 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या होगा। तो 10 से अधिक वाले देखिए क्या है, देखिए 0 से 10 वाला ये वाला है, तो ये सभी अधिक वाले, बस इनको जोड़ लेना है। एक इसको दे देंगे 20 और 35, 35 और 7 42 और ये 60 आ गया, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है। और 10 से कम वाले कितने हैं हमारे पास, 20 है। पूछा क्या गया, 10 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत, तो ये 60 है और टोटल कितना है 80 है, तो ये 3/4 आ जाएगा। 3/4 कितना होता है, 75%। तो कॉमन क्वेश्चन में था ये भी, मतलब 10 सेकंड के अंदर इसको भी बनाया जा सकता था। ये बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, मतलब ये वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा रहा है और कई सालों से आ रहा है, 10 साल से आ रहे हैं क्वेश्चन, कोई बहुत यूनिक नहीं है। ये भी वही कॉन्सेप्ट है जो थोड़ा देर पहले हमने किया था कि अगर x की वैल्यू, ध्यान रखिएगा आगे से,
कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस ज़्यादा नहीं कर रहे हम लोग। और y की वैल्यू अगर आपके पास √a माइनस √b और नीचे में √a प्लस b दिया हो, अगर आपसे x प्लस वाई पूछा जाए तो ये हमेशा 2a प्लस बी अपान में a माइनस बी। अब ये कैसे बनता है, ये इसी वाले फार्मूले से बनता है जो अभी थोड़ा देर पहले मैंने बताया था, a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला वही वाला 4ab वाला फार्मूले से ये निकलता। अगर जोड़ा गया तो सॉरी, तो फिर हमारे पास 4a² b² वाले फार्मूले से बनता। मतलब ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार आ चुका है, 10 बार से ज़्यादा आ चुका है, 10 साल से आ रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को पहले से आप नहीं जानते तो आप तैयारी कर क्यों रहे हैं? ठीक है, तो ये पहले से आपको आइडिया होना चाहिए। अब यहाँ से अगर आपको कभी भी x² प्लस y² पे जाना हो, अब इसकी वैल्यू को मान लेते ये k था, तो ये वाली वैल्यू k² माइनस 2 होगी। अगर यहाँ से क्यूब पूछा जाए आपसे तो ये हमारे पास k³ माइनस में 3k होगा। बाकी आप कुछ भी निकाल लीजिए यहाँ से। अगर यहाँ से x के पावर 5 पूछा जाए, इसे पूछा नहीं अभी आज तक, तो k² माइनस 2 k³ माइनस 3k और माइनस में k, ऐसा भी कर सकते थे। अब यहाँ से लेकिन पूछा क्या आपसे, सिर्फ x² प्लस y² और नीचे में xy, और ये xy ऑलवेज 1 होता है, तभी तो ये सारा चीज़ बनता है। xy की वैल्यू देखिए, जब गुणा करेंगे ये इससे कट गया, इससे कट गया, ये 1 ही आता है। मतलब हमको ये वाली वैल्यू चाहिए था। तो सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए ये 2a प्लस बी यानी 3 और a कितना 4, और 3 माइनस a कितना 2, ये k की वैल्यू आ गई 4। तो ये आंसर क्या आएगा, सिर्फ 4 का स्क्वायर माइनस 2 कितना आएगा, 12 आ जाएगा। अब ये -12 तो नहीं आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। बाकी अब क्वेश्चन का लेवल देखिए क्या क्या बढ़ सकता है। अगर क्यूब पूछता तो क्या आंसर आता, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 12 52 आता। 5 पूछता तो कितना आता, 724 आता। कितना आएगा, 724, देख लीजिएगा 14, और ये वाला कितना 52, 14 गुणे 52 माइनस में 14, 724 आ जाएगा। और क्या पूछा जा सकता है, और लेवल अगर बढ़ेगा तो आज तक एसएससी ने तो नहीं पूछा x माइनस 1/x, तो आप बोलेंगे ये कैसे निकलेगा। प्लस की वैल्यू पता है, माइनस की वैल्यू कैसे निकलती है, तो आप बोलते हैं k² माइनस 4, तो इससे निकाल लेते 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 रूट में 12 आता है। और क्या पूछा सकता है, कुछ भी पूछ ले, वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम वही आइडेंटिटी वाले तरीके से काम करने लगता है जैसे x प्लस 1/x का फार्मूला होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। मतलब इसको आप चाहें तो इसको 1/x भी लिख सकते हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू आ जाती है। कॉमन तरीके से समझिएगा, अगर समझ गए हैं तो ठीक है, नहीं तो इसकी क्लास अलग से डाली गई है अलजेब्रा में, पहला क्लास में यही सिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्या, एक गोलार्ध को 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलन पर रखा गया परिणामी आकृति के। अब ये कॉमन क्वेश्चन है। अब ये मतलब कि अगर सरफेस एरिया के बारे में पूछा गया तो ऑलरेडी कई बार पूछा है, लो लेवल भी बोल सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपके एग्जाम में, और एग्जाम में ऐसे होने भी चाहिए। एक बेलन है, इसके ऊपर में एक गोला रखा हुआ है, इसमें रेडियस कितना दिया 7 ही, हमेशा दोनों का रेडियस सेम ही रहता है, ये 7 ही होगा। ये वाला कितना दिया 5 दिया है। इसका सरफेस एरिया कितना 2πr², इसका सरफेस एरिया कितना 2πrh, इसका सरफेस एरिया नीचे वाले का πr²। सब में क्या कॉमन है, तो बोलेंगे पाई कॉमन है। अच्छा, दूसरे में सबकी वैल्यू देखिए, यहाँ से 2 है तो यहाँ 2 लिख ले। r का स्क्वायर यहाँ देखिए 7 का स्क्वायर 49, प्लस में यहाँ पे देखिए अगर पाई कॉमन ले लिए तो 2 गुणे में r की वैल्यू यहाँ पे 7 गुणे में 5, प्लस यहाँ से पाई कॉमन था, ये भी 49 आ गया। और ये पाई की वैल्यू यहाँ से हटा देते हैं, सीधा लिख लेते हैं 22/7। 7 से इसको काट लेते हैं 7 बार में, ये कट गया, ये 7 बार में कट गया। 7 दूना 14, 5 दूना 10, 24 और 7 31, 24 7 31 होगा ना, तो 31 गुणे में 22, ये हमारे पास एरिया आ गया। इनको कैसे गुणा करना, 2 से गुणा कर लीजिए पहले, तो ये 62 गुणे 11, 11 का गुणनफल आपको वैदिक मैथ्स में सिखाया गया किस तरीके से करना है कि इन डिजिट को बस जोड़ लेते हैं, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 8 2। अब इसके आगे 0 लगा देना है बस आपको। 0 क्यों लगा, क्योंकि 10 से गुणा करना था, जो इसका प्राइस था इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना था। क्वेश्चन तो बहुत पहले देख सकते थे, अब 11 का मल्टीप्लिकेशन भी चेक कर सकते थे, लेकिन इसमें ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये नहीं कट रहा था। तो मतलब कई ऑप्शन थे, तो 11 का मल्टीप्लिकेशन नहीं चेक किया, लगा लिया, क्योंकि इजी क्वेश्चन है तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, और यहाँ करना होगा सभी के लिए होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, इजी लेवल का क्वेश्चन में काउंट करते हैं इसको। ऐसे क्वेश्चनों को आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में लगा सकते हैं एग्जाम में। अब बोलेंगे 5 सेकंड में कैसे लगा सकते हैं, तो ये क्वेश्चन लगभग सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। रेलवे में अब इस बार 2024 में तो सभी पेपर में आपको दिख जाएगा, एसएससी में दिख जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप पहले चीज़ चेक किया करिए कि इनका यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, तो यूनिट डिजिट चले जाइए। अगर यूनिट डिजिट सेम नहीं है तो फिर आप इसमें जेएसएम लगा लीजिए, या बेसिक मल्टीप्लाई करके भी लगा देंगे तो भी आ जाएगा। बोला 30 संख्याओं का औसत 14, 4 गुणे 0 0 आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या घटाएंगे हम, तो बोलेंगे हाँ देखिए, प्रथम 14 4 गुणे 0 0, और प्लस में देखिए 14 लास्ट 14 का 8
गुणे 4 32 2 आ जाएगा। अब इसको आप लास्ट में कुछ भी मान सकते हैं, देखिए अगर 0 है तो इसको हम 10 ले सकते हैं, 20 ले सकते हैं, जो भी मान लेते हैं, तो इसमें से जाएगा यूनिट डिजिट 8 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला, जो दो संख्याएं हैं उसका लास्ट में यूनिट डिजिट जो औसत है वो 8 है, दोनों बराबर हैं, दोनों संख्याओं में प्रत्येक का मान, तो दोनों बराबर 2 से भाग दिया, यानी कि लास्ट का डिजिट 4 आने वाला है। और ये बड़े बड़े क्वेश्चन में भी काम करेगा आपका, जब पॉइंट में दिया रहेगा, यहाँ पे कैलकुलेटिव दिया रहेगा, तो उसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सीजीएल के लगा के बताए हैं, पहले आप पुराने वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे दिख जाएगा, ये हमेशा काम करेगा। वैसे ये लो लेवल का था, इसको नॉर्मल 14 या 42 गुणा करके भी लगाया जा सकता था, कॉमन क्वेश्चन था, ठीक है। कभी कभी इजी नंबर को मल्टीप्लाई करके भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके एग्जाम लेवल वाला क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन में काउंट होता है। अगर प्रॉफिट लॉस की बात करें तो ये लेवल 1 वाले क्वेश्चन में काउंट होते हैं। कि क्वेश्चन में देखिए पहले तो क्या, ये सेलिंग प्राइस सेम की बात कर रहा है, एक दुकानदार टीवी को इतने में बेचता है प्रति टीवी, मतलब ये इनडायरेक्टली बता दिया कि सेलिंग प्राइस सेम है हमारे पास। अच्छा, पहले टीवी को विक्रय मूल्य पे, अब ये एक लैंग्वेज यहाँ पे इसको ध्यान रखना, ये कई बार पूछा जा चुका, मतलब कोई नया चीज नहीं है। विक्रय मूल्य पे 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य पे हमको हमेशा रेशियो बनाते हैं, हमेशा हम क्या रेशियो बनाते हैं, क्रय मूल्य बनाते हैं। देखिए बोला विक्रय मूल्य, इसका मतलब ये 20 का मतलब 1/5 है, मतलब ये विक्रय मूल्य पे बोला है यहाँ पे, तो विक्रय मूल्य यहाँ पे 5 है, तो ये वाला देखिए क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, मतलब ये 4 रहा होगा। अच्छा, दूसरा चीज ये वाला बोला विक्रय मूल्य पे ये भी 1/4 है, तो ये वाला फिर से देखिए हमारे पास क्या होगा, विक्रय मूल्य 4 है और ये हानि है, तो ये वाला 5 रहा होगा। हानि तब होगी जब यहाँ से देखिए 1 रुपए की हानि और यहाँ से 1 रुपए का लाभ। अच्छा, इससे भी मतलब नहीं हमको है, अभी हमसे एक चीज देना, ये दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखिए ये वाली वैल्यू को हमने क्या कर दिया, 4 से गुणा, इस वाले वैल्यू को हमने 5 से कर लिया, इसमें भी 4 से, इसमें भी 5 से। ओवरऑल देखा जाए तो ये 16 और 25 41 हो जाएगा, और ये वाला दोनों बराबर ही है तो ये 40 हो जाएगा। अब हानि हो रही है 1/41 की, 1/41 मतलब लगभग 2.44। बोलेंगे इतना जल्दी आपने कैसे लिख दिया, क्योंकि हमको याद था कि 1/40 की वैल्यू 2.5 होती है, इससे थोड़ा सा कम एक ही ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये थोड़ा कम है, ये बहुत कम है, ये ज़्यादा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे कर सकते थे, नहीं भी कर सकते हैं, तो 100 में 41 से भाग देना बहुत बड़ा टास्क नहीं है, 2 बार भाग दे देंगे। अब इसके बाद आपको देखना कितने बार भाग जा सकता है, 42 यानी 18 180 है, तो ये 4 बार ही ले जा सकते हैं, यानी कि 2.4 ही आ सकता है, भाग दे के भी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको याद रहेगा तभी करना है, तो बहुत आसान है, इजी तरीके से किया जा सकता है कि कौन सा वाला पॉसिबिलिटी है, इजी है। अब इसको दूसरे तरीके से भी सोचा जा सकता है, बेसिक रेशियो से भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी एक ही मेथड सीखे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस हमेशा से इजी टॉपिक रहा है, कभी भी इसमें कोई मुश्किल सवाल नहीं बने हैं आज तक, जो भी बने अगर आपको सही अप्रोच पता है तो हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन मेंटली लगाया जा सकता है। अब ये सिंगल ट्रायंगल वाले और भी आसान होते हैं। देखिए एक पतंग इतने मीटर ऊंचाई से उड़ रही है, बस एंगल देखिए कि एंगल क्या दिया, 45 देने में आपका क्वेश्चन आधा वैसे इजी 1/√2 हो जाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोला, इस 1 की वैल्यू 60√2 दिया हुआ है, पूछा क्या है आपसे, डोरी की लंबाई, डोरी तो ऐसे उड़ेगी, तो अगर इसके एक बराबर ये, तो इसमें 60√2 का गुणा कर लेना है बस, तो 2 60 120 आ जाएगा। ये पूछेगा तो ये 60√2 ही रहेगा, तो ये वाले कहाँ आ गया 120 वाला होगा। तो ये इजी था, 4-5 सेकंड वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब पढ़े होंगे तो ये तो बहुत कॉमन है। इसमें क्या चीज़ ध्यान रखना है, एक ये वाला रेशियो, देखिए मैं यहाँ कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपके लिए थोड़ा एग्जाम में डायरेक्ट आंसर अगर निकालना हो कभी, तो जैसे कौन कौन सा, अगर हमने यहाँ पे बना दिया, क्या बना दिया, अगर इसको हमने बना दिया कि ये 30 है, ये वाला 60 है, तो अगर ये वाली वैल्यू कभी भी x दिया हो और ये वाली वैल्यू पूछी जाए आपसे, तो h की वैल्यू हमेशा x/2 का आधा और √3 का गुणनफल आता है। अगर आपको एग्जाम में, ये डायरेक्ट आंसर देते हैं आपके एग्जाम में, बाकी कैसे आता है, रेशियो से ही आता है, कुछ नया नहीं है इसमें। अगर एक 30 है और ये 45 है, ये वाली वैल्यू x है और ये वाली वैल्यू h है, तो यहाँ से h की जो वैल्यू आती है x/2 में √3 + 1 का गुणा होता है। यहाँ पे ध्यान रखिए, इसका आधा करके √3 + 1। एक तीसरा केस हमारे पास और आता है, इसमें मैं बहुत सारे केसेस लिख सकता हूँ 45 और 60, लेकिन जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे h की वैल्यू पूछी जाए तो ये भी x/2 होता है, इसमें √3 का भी गुणा होता है और √3 + 1 का। अब ये तीनों में से कोई भी क्वेश्चन मिलेगा अगर आपको इस फिगर वाले, तो आप इजी तरीके से बना सकते हैं, क्वेश्चन को देख के मेंटली सोच के 1-2 सेकंड में लगा सकते हैं। अब क्यों होता है, क्या होता है, ये पढ़ना आपको आना चाहिए, इसके पीछे का लॉजिक भी समझ में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट लेना है इसको। ये कैसे रेशियो बनता है, यहाँ पे 1 आता है, तो यहाँ पे हमारे पास इनके कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे अगर 1 है तो ये √3 - 1 है, ये 1 है, यहाँ पे ये √3 है, रेशियो निकाल सकते हैं बेसिक ट्रायंगल से, कॉमन सा अप्रोच है, सीख सकते हैं। देखिए, यदि विश्वविद्यालय में विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कुल धनराशि 25 लाख है तो छात्रवृत्ति पे व्यय की गई। अब इसमें बस छात्रवृत्ति को ढूंढना है, छात्रवृत्ति कहाँ है हमारे पास, कहाँ गया, स्कॉलरशिप पे 20% खर्च किया गया, इसका 20% निकाल लीजिए। अब 1/5 यानी 5 लाख, ये वैसे ही कॉमन क्वेश्चन है इजी लेवल वाले में। नेक्स्ट देखिएगा,
ए किसी काम का 1/5 भाग। अगर आप मेरे प्रैक्टिस सेट 1, 2, 3 ये सब देखे होंगे तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत सारे करवाए हैं जहाँ पे वेरिएबल्स डाल दिए जाते हैं, लेकिन ये वेरिएबल्स का कोई मतलब होता नहीं है, इस क्वेश्चन को दिखाने के लिए बनते हैं। तो वेरिएबल्स देखे कभी डरना नहीं है। अगर वेरिएबल्स दिखे तो आप समझिएगा कि क्वेश्चन ईजी है। वेरिएबल्स कहाँ कहाँ दिख सकते हैं? बोट एंड स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा दिख सकता है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में देख सकता है। जितने भी वेरिएबल्स के सारे अर्थमेटिक के टॉपिक होते हैं उनको मैंने लगभग हर एक सेट में कराया। अगर आप सेट मेरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखेगा, और ये बहुत ही कॉमन लेवल का क्वेश्चन में बोल सकते हैं इसको, ईजी लेवल का क्वेश्चन। अब चलिए देखिए, कुछ चीज़ें तो पहले से फिक्स है जो आपको ऑलरेडी एसएससी एग्जाम में देखने को मिले होंगे। वैसे अगर वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन देखने हैं तो बैंकिंग का कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे अर्थमेटिक पीओ वाले तो लगभग वो वेरिएबल्स वाले ही क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ यहाँ पे कैसे करना है, क्वेश्चन को ईजी कैसे बनाएंगे कि 1/5 भाग, यानी 1 की वैल्यू अगर हमारे पास 20 दिया है, 1 की वैल्यू 20 दिया है तो 1 बराबर 20 तो 5 बराबर 100, यानी कि ए कैन डू एनी पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज। अच्छा, बी में क्या दिया है? ये 30%, 30% का मतलब 3/10, 3 की वैल्यू 36 है, 12 गुना पे तो 12 गुना यानी 120 आ गया। सी की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 80% का मतलब 4/5 है। पहले इसको देखिए, ये 4 चौके 16, 5 चौके 20 यानी कि 200 है। इन सबसे कटने वाला नंबर हमने एलसीएम ले लिया 600, ये 6 बार में, जरूरी नहीं कि एलसीएम हो, बस नंबर कटना चाहिए 5 बार में, 3 बार में। यहाँ तक का डेटा हो गया। अब आगे क्वेश्चन में चेक करते हैं क्या पूछा गया। वेरिएबल्स देखिए, अब इसके बाद यूज हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि शुरू में क्या करता है, बी और सी मिलकर काम शुरू किया और एक्स दिनों तक काम किया। एक्स आ गया इसमें, तो बी सी मिलेंगे तो कितना है 8, तो 8 काम एक्स दिनों तक करेंगे, ये 8x काम करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं। कितना काम किए होंगे? 8x काम किए होंगे। यहाँ तक ठीक है। फिर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फिर क्या होता है कि बी काम छोड़ देता है, ए और सी साथ में शामिल हो जाते हैं। अब ए सी मिले करेंगे तो कितना करेंगे? 9 काम करेंगे। तो चलिए 9 काम इन्होंने किया। और कितना दिन दिया है? x-41, तो ये x-41 डेज किए हैं। तो ये कुछ काम इन्होंने किया, कुछ ये किया, और इन्हीं दोनों के काम का अनुपात दिया है। यदि बी प्लस सी, ए प्लस सी द्वारा कार्य किए गए काम के बीच का अनुपात, यानी इन दोनों के बीच का जो अनुपात है वो 19 और 6 दिया हुआ है। तो अब क्वेश्चन को करने का तरीका कि कुछ लोग इसको गुणा करेंगे, काटेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो ये भी टाइम वेस्ट करने का तरीका। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है, लेकिन अब तो हमारे पास यही तो वर्क है। देखिए 19 और 6 25 यूनिट की तो वैल्यू ये है। 25 से कितना बार में? ये 24 बार में है। तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास यही निकल गई। ऐसे 8x की वैल्यू 19 गुणे में 24 हो जाएगा। 8 से ये 3 बार में कट गया, x की वैल्यू 57 आ गया। x की वैल्यू 57 आ गया, और गुणा करके भी निकालेंगे तो भी आएगा उतना ही चीज़ है। देखिए यही दोनों का सम तो 600 होना चाहिए। अब जो 25 की वैल्यू 24 गुना पे, तो 19 गुणे 24, ये 8x की वैल्यू, यहाँ से इसकी वैल्यू हमने निकाल दिया 57। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में? अब देखिए, उसी काम को C अकेले 2x दिनों में, तो C 2x दिनों में करेगा, यानी कि 57 गुणे 2 दिनों में। और कितना है C की इफिशियंसी? तो बोलेंगे 3 है, तो 3 से गुणा कर लेते हैं। तो टोटल कार्य का कितना भाग करेगा? तो 3 दूना 6 से कट जाएगा, ये 57/100 है। ठीक है क्वेश्चन, मतलब आप बोल सकते हैं कि एक ईजी से थोड़ा सा बेहतर है। अगर कहीं ना कहीं इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट को यूज़ करके दिया गया है, लेकिन एक बाकी अगर टाइम एंड वर्क लेवल की बात करें तो बहुत लो लेवल का क्वेश्चन है। अगर आप वेरिएबल्स की बात करते हैं, इसमें बहुत चीज़ें और बनाई जा सकती हैं जिसमें आपका दिमाग घूम जाए। जैसे आप प्रैक्टिस नंबर सेट नंबर 2 या 1 देखेंगे, वहाँ पे आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, वहाँ पे देखेगा कि कैसे टाइम एंड वर्क क्वेश्चन वेरिएबल के साथ डाले जाते हैं। बाकी ये भी क्वेश्चन आप बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए एग्जाम में। अभी तक तो नहीं पूछे गए वेरिएबल्स वाले। अच्छा, ये वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखा जाए, 200 मीटर की दौड़ में सबसे आसान टॉपिक रेस होता है। अगर किसी लोगों को क्या करता है कि रेस वाले क्वेश्चन देख के ही डर जाते हैं। आधा क्वेश्चन तो इसका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से बन जाता है। बेसिक क्वेश्चन देखिए कैसे करना है कि हमको दे क्वेश्चन में ए बी का अनुपात पहले निकाला करिए। क्या इसमें क्या होता है? 200 मीटर की दौड़ है, ये 10 मीटर की बढ़त देता है। बी को बढ़त देता है। कौन देता है? बी दौड़ में बी ए को बढ़त देता है। तो ए को बढ़त देता है, यानी हमने बोला कि चलिए ये वाला 200 है तो ये वाला 190 है। ठीक है, यही बोला था ना कि ए 10 मीटर की बढ़त देता है, यानी कि अगर ये 200 है, इसको 190। अच्छा, दूसरा हमारे पास क्या हो गया? वही सेम चीज़ बी और सी का निकाल लीजिए। तो इसमें क्या बोला? 20 मीटर का बढ़त देता है, तो 20 मीटर का देता है, तो यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास 200, ये 180 हो जाएगा। बस ये अनुपात है, दोनों का अनुपात हो, काट लीजिए। ये बी से बी कट गया, ए सी का अनुपात निकालिए। ए सी में ही पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम में, जो नंबर कट जाए काट लीजिए। जैसे अब दोनों तरफ में देखिए 0 0 वैसे ही हैं, तो कट ही जाएंगे। और 2 से काटना चाहे तो 2 से 9 बार में कट जाएगा, ये इधर आ जाएगा 200, इधर आ जाएगा 171। हमको 200 ध्यान रखना कि बनाना है, क्योंकि ये 200 चला था, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना? 29 मीटर का इसको क्या देगा? बढ़त देगा। ये कॉमन वाले क्वेश्चन है, बाकी आप और भी क्वेश्चन करिएगा, वैसे रेस में और अच्छे क्वेश्चन भी बनते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, क्वेश्चन इसमें अच्छे बनते हैं बोट एंड स्ट्रीम में। अगर बनाना जाए तो बोट एंड स्ट्रीम का एक क्लास आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लास में डालूंगा, जिसके बाद आपका बोट एंड स्ट्रीम लगाने का नज़रिया बदल जाएगा, किस तरीके से लगाया जाता है एक्चुअल एग्जाम में।
कि आप तक अभी तक बहुत सारी चीज़ें पढ़ते होंगे, लेकिन एक नया तरीका क्या होता है बोट एंड स्ट्रीम का, वो जरूर सीखने को मिलेगा आपको। अब ये वैसे कॉमन लेवल वाले क्वेश्चन है, ट्रेन, टाइम एंड डिस्टेंस में ईजी ही आते हैं। कहीं कहीं क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को मिक्स किया जाता है, इक्वेशन बना दिए जाते हैं, लेकिन इक्वेशन से बचा जा सकता है अगर आपको पहले से कई सारी चीज़ें पता हो तो। अब यहाँ ये रेलगाड़ी वाला क्वेश्चन है, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक आदमी को, जब आदमी को रेलगाड़ी पार करती है तो क्या होता है, ईजी है कि सेम वही डिवाइड कर लिए, 15 × 10 यानी 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड है। ये पहले माइंड में आ गया हमारे पास। ये क्यों क्वेश्चन में टाइम एंड डिस्टेंस ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। विपरीत दिशा से चल रही है, विपरीत दिशा से मतलब एक ट्रेन आ रही है, एक दूसरा आ रहा है उसके सामने, यानी स्पीड जुड़ जाएगा। जो दोगुनी लंबाई की है, यानी कि ये 150 की है तो ये 300 मीटर की है, तो अब 300 और 150 मिल गए, अब 450 चलेंगे लोग, 450 चलेंगे। और इसको भी ये कितना 15 सेकंड में पार करती है, 15 सेकंड में पार करती है, इसका मतलब 15 × 30 मीटर पर सेकंड का यहाँ स्पीड है। लेकिन ये 30 मीटर प्रति सेकंड एक ट्रेन का नहीं है, दोनों का है, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में पार करती हैं। और इस 30 में अगर एक 10 है तो एक 20 हो जाएगा, और यही वाला पूछा गया था। कॉमन है, मेंटली भी लगाया जा सकता था ऐसे क्वेश्चनों को। एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है। एक धनराशि 10 वर्ष में 2 गुनी, कितना बढ़ रही है, 1 यूनिट बढ़ रही है। इसको बढ़ने में कितने साल लग गए, 10 साल लग गए। अब क्वेश्चन ने बोला कि कितने 3 गुनी हो जाएगी, तो बस 1 से 3 पूछ लीजिए। अब यहाँ कितना यूनिट है, 2 यूनिट बढ़ाना है। अगर 1 बराबर 10 साल है, 2 बराबर 20 साल हो जाएगा। ये सबसे इजी टॉपिक है, स्पेशली आप परसेंटेज में करके भी बना सकते थे, रेट भी निकाल सकते थे ऐसे कि 100 से अगर 200 हुआ है तो कितना बढ़ गया है, 100% 10 साल में बढ़ा, यानी रेट क्या रहा होगा, 10% रहा होगा। रेट पूछता तो रेट निकाल सकते हैं, बाकी जो भी पूछ ले। 5 गुना पूछता तो क्या करते हैं, 1 से 5 गुना होना तो बोलेंगे 4 यूनिट बढ़ रहा है, 1 बराबर 10 तो 4 बराबर 40, जो भी पूछ ले। और ये क्वेश्चन ऐसे कंपाउंड में भी आते हैं और वो और ज़्यादा ईजी होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है, रेलवे में आ चुका है, दिल्ली पुलिस में आ चुका है, और मतलब सेम डेटा नहीं, अलग अलग डेटा पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्पेशली देखिए, इसमें 2 लोगों का अनुपात दिया रहता है। एक बार जोड़ लेते हैं, 5 और 6, 11, 7, 18, 18 ये 2 बार है तो 9 आ गया, यानी a + b + c की जो वैल्यू आ गई वो 9 आ गई। अब हमको क्या निकालना है, 1/a निकालना है। 1/a यानी a की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर a की वैल्यू निकालना तो b + c की जो वैल्यू हमारे पास 6 है, अगर मैं यहाँ पे 6 रखूंगा तो यहाँ पे क्या रखना होगा, 3, यानी 1/3 आ गया। और इसी तरीके से सेम अगर हम जैसे यहाँ से अगर हमको b की वैल्यू निकालनी है तो a c + a 7 रखेंगे यहाँ पे, तो इसकी वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, यही तो था ना, 2 ही आएगा, ये गलत कर दिया हम लोगों ने। एक बार चेक कर लेते हैं। c + a का मान हमारे पास कितना है, 7 है, तो 7 रखेंगे c + a का मान, तो b की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगी। हाँ ठीक है, और ऐसे c की वैल्यू निकालेंगे तो c की वैल्यू कहाँ से निकलेगी हमारे पास, a + b का मान रख देंगे 5, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो ये 1/4 आएगा। बाकी इसको लगा सकते हैं, नॉर्मल गुणा कर लीजिए इधर उधर, जैसे भी चाहें उस तरीके से निकाल के बना सकते हैं। तो कौन सा वाला अनुपात हो जाएगा इसमें, अगर इसमें हम किससे गुणा कर लें, 12 से गुणा कर लें, तो 12 से करेंगे तो 3 चौक के 12, 2 छक 12, 4 तियाँ 12, 4 6 3, तो 2 3 का अनुपात वाला है। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, इसको पूरा बिना लगाए भी लगा सकते थे। 2 वैल्यू निकाल देते हैं, इसी का अनुपात निकालते थे कि 2 और 3 का अनुपात सिर्फ इसी में आ रहा था शुरू में, तो 2 रेशियो से भी आंसर निकाल सकते हैं, क्योंकि सबका शुरू का 2 रेशियो जो था वो अलग अलग था, तो यहाँ से एलिमिनेट किया जा सकता था टाइम बचाने के लिए। बाकी इसका एक अलग तरीका भी है जो आपको किसी क्लास में तो सिखाया गया है, सीखिएगा उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चतुर्भुज ABCD में कोण C और कोण D जो है 53 है, कोण AB के समद्विभाजक O पे मिलते हैं, AOB का मान ज्ञात। ये देखिए, अगर थ्योरम आपको डायरेक्ट पता है कोई भी चतुर्भुज के लिए, कि अगर मान लीजिए हमारे पास ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, क्वेश्चन में क्या बोला है कि C वाला हमारे पास 67 है और ये वाला हमारे पास 53 है ना, 53 है, और इनके समद्विभाजक किसके थे, A और A का समद्विभाजक और B का समद्विभाजक, ये जो होता है इनके अपोजिट वाले, जैसे ये क्या होगा, D + C के आधा होते हैं। अगर यही सेम चीज़ अगर उल्टा हम ऐसे कर देते कि अगर इधर वाला एंगल बाइसेक्टर होता और इधर वाला एंगल बाइसेक्टर होता और ये A और B रहता, तो ये A + B का आधा होता है। और अगर दोनों को साथ में बना दिया जाए, अगर हमने जैसे दोनों को बना दिया, इधर से और इधर से बना दिया, तो और ये वाली वैल्यू देखेंगे तो देखिए ये वाले, ये क्या होता है, अगर ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है, तो PQRS जो होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये भी पूछा जा सकता है आपसे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसमें बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। अब देखिए क्यों ऐसा होगा कि जैसे मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, तो ये वाला तो आ जाएगा क्या, ये वाला आ जाएगा C + D/का आधा, ये वाला आ जाएगा हमारे पास A + B/का आधा,
तो अगर इन सभी को जोड़ेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सभी का आधा, तो ये आमने सामने के जो कोड होंगे सभी कोडों का जो सम होता है वो कितना होता है 360 होता है। यहाँ से इसका आधा कर लेंगे, इधर भी आधा कर लेंगे, तो वही सेम चीज़ आ जाएगा 180 आ जाएगा। आमने सामने कोड जब 180 होते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल में अगर चारों एंगल बाइसेक्टर खींचने पर ये जो चतुर्भुज बनता है ये क्या बनता है हमारे पास, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। और बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं क्वाड्रिलेटरल में, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है, और ये सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है, इसके अलावा इसके अलग अलग नाम के हिसाब से देखेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी और भी मिल सकती हैं। बाकी क्वेश्चन, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे। बाकी अगर आपके अपने लेवल को बढ़ाना है और चाहते हैं क्वेश्चन को और ईजी तरीके से करना, तो आप सभी लोग डाउनलोड कर सकते हैं मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। यहाँ पे ये बैच बन जाएगा एसएससी प्रैक्टिस का, जिसमें हम लोग 40 से 50 सेट करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर भी करेंगे क्योंकि स्पीड भी बढ़ाना है आपको। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए बड़े इजी है, कुछ अच्छे भी क्वेश्चन है, तो वो सारे मिक्स क्वेश्चन करेंगे, कुछ हाई लेवल कुछ लो लेवल, जिससे आपका हर तरह का कम्बिनेशन बन जाए, कुछ एडवांस फोकस करके कुछ अर्थमेटिक को फोकस करके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में जल्दी ही।